Hello everyone. Today I have came up with another new series and that series would be of company law. So firstly we'll be starting up with the introductory part that is all about company, its meanings, its characteristics, and so without wasting time let's get started. So the very first thing that we are having is the introduction कि companies की introduction what is that. तो कंपनीज जो वर्ड है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लेटिन वर्ड, एक लेटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि दो वर्ड्स को मिलाकर कंपनी बना था. तो कॉम दैट स्टैंड्स फॉर टुगेदरनेस, इकट्ठा होना, एंड पैनिस मीन्स इन लेटिन वर्ड्स इट मीन्स ब्रेड. तो बेसिकली कंपनी का जो ओरिजिन है वो एक मीटिंग से फॉर लाइक ईटिंग या डिनर मीटिंग्स और मील मीटिंग्स जो होती थी वहां से इसका कंसेप्ट अराइज हुआ. तो एक्चुअली क्या होता था, बहुत पुराने टाइम में जो बिजनेस करने वाले लोग थे वो ये सोचते थे कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीजें हैं वो खाना खाने के टाइम पे डिस्कस करना इज द बेस्ट वे. कि लंच के टाइम पे या डिनर के टाइम पे वो आपस में बैठ के दे कैन डिस्कस द थिंग्स रिलेटेड टू देयर बिजनेस. से ये चीज चलती रही तो बिजनेस मैन जो है आपस में मिलकर एसोसिएशंस बनाने लगे. इंडिविजुअल्स थे बट वो मिलकर जब उनकी मीटिंग्स होती रही तो वो एसोसिएशंस बनाने लगे. और जब वो उन्होंने एसोसिएशंस बनाई तो वहां से उस लेटिन वर्ड से चीज डिराइव होगी दैट इज कंपनी. तो ये एक कंपनी का एवोल्यूशन है कि वर्ड जो है कंपनी कहाँ से आया. एंड अब कंपनी होता क्या है, कंपनी इज ए लीगल एंटिटी, ऑब्वियसली लॉ के अंडर रजिस्टर्ड एंटिटी होगी, फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. क्योंकि एक इंसान जो है वन पर्सन कंपनी इट कुड बी अ टाइप, बट इससे पहले जो कंपनी की डेफिनेशन होती थी 2013 से पहले वो ओपीसी भी वन पर्सन कंपनी भी सिंगल पर्सन के हिसाब से किसी कंडीशन पे बन सकती है. बट मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स और मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज आर लाइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ पीपल. ठीक है, टू एंगेज इन एंड ऑपरेट अ बिजनेस, कि जब लोग ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल लेवल से हटकर ग्रुप में मिलकर एक बिजनेस को कैरी आउट करेंगे, ऑपरेट करेंगे, बिजनेस में खुद लगेंगे. तो बिजनेस जो है दैट कुड बी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और एंटरप्राइज, कि हम इन तीनों लेवल्स पे मतलब बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एंड दैट्स इट. तो ये चीज है, इट इज ऑल अबाउट कंपनी. आई होप इट गेट्स अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So in this slide we are going to cover up the features. So the very first feature that we are having with us is incorporated association. अब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे हमने पहले पढ़ा कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं या लीगल एंटिटी होती है. तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, एसोसिएशन मींस ग्रुप बनना, मिलना, लेकिन वो किस वे में होगा, रजिस्टर्ड वे में. कि एक कंपनी जो है लॉ के अंडर स्टेब्लिश की जाती, कंपनीज एक्ट के अंडर ही स्टेब्लिश की जाती है, और सारे जो गाइडलाइंस है, रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो कंपनी एक्ट के ही, कंपनी लॉ के ही फॉलो किए जाते हैं कंपनी के अंदर. एंड उसकी इनकॉर्पोरेशन में प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है उस कंपनी को बनाने का, कि उसकी जो है हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं एंड किस किस तरह से प्रोसेस रहेगा और कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन होंगी. एंड देन वी आर हैविंग आर्टिफिशियल पर्सन. कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब वो एक ओरिजिनल इंडिविजुअल नहीं है, बट उसे पर्सन इसलिए बोला गया है बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. कि हमें अगर किसी कंपनी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साइन होने जरूरी हैं, बट उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होंगे, द कंपनी इटसेल्फ विल गेट एंटर्ड. और कंपनी के ऑब्वियसली साइंस नहीं होते, साइन नहीं होते, सिग्नेचर नहीं होते, आर्टिफिशियल पर्सन है, ओरिजिनल नहीं है, तो साइन नहीं कर सकती, तो उसके लिए उनकी एक कॉमन सील बनती है. फाइन.
It has a perpetual succession. Perpetual succession means perpetual यानी person से related होगा something. तो perpetual succession like कि persons आते रहेंगे जाते रहेंगे means कि अब बहुत बड़ी बड़ी companies हैं, अगर उनके employees आते हैं जाते हैं, मतलब company छोड़कर भी जाते हैं और डेथ भी हो जाती है, लेकिन कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. कि अब रिलायंस था, जब रिलायंस बना तब से अब तक रिलायंस चल रहा है. उसके चाहे ऑनर्स, उसको सेटअप करने वाले लोग गायब हो गए धरती से, मतलब उनकी डेथ हो गई है या व्हाटसोएवर इज द केस, मतलब मेंबर्स आते जाते रहेंगे. कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कराने वाले लोग जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम तक चलेंगे, लेकिन कंपनी जो है वो लाइफ टाइम तक चलने वाली होती है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. बाकी अगर लॉस हो जाए या कोई कोर्ट के द्वारा कोई ऑर्डर आ जाए, दैट्स अ डिफरेंट केस. देन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि जो यहाँ के शेयर्स हैं दे कुड बी ट्रांसफर. कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब एक बार कंपनी सेटअप हुई, आईपीओ किया, इनिशियल पब्लिक ऑफर किया, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जनता में, वहां से पैसा रेज कर लिया. अब उस पर्टिकुलर पर्सन को सपोज किसी मिस्टर एक्स को पैसा लिया था, शेयर सर्टिफिकेट दिया था, he doesn't want to be any more shareholder of that company, he can sell out the share to some other party and get free. तो वो शेयर्स जो है वो ट्रांसफरेबल हैं, इट इज अ काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. देन वी हैव लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स. तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं मेरी सीरीज में ही, कि लाइबिलिटी क्या होती है. इट इज देनदारी, कि हमें किसी का कितना पैसा देना है, दैट इज लाइबिलिटी. एंड हेयर वी हैव इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी दो तरह की होती है मेजरली, लिमिटेड और अनलिमिटेड. लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उस कंपनी के, उतना पैसा शेयर होल्डर्स देने के लिए लाइबल है. सपोज एक कंपनी जो है खड़ी की गई थी 500 करोड़ में, ठीक है, लेकिन अगर उसका लॉस आया है या उसकी लाइबिलिटी 600 करोड़ की आ रही है, 500 करोड़ की कब बनी थी, अभी उसकी लाइबिलिटीज ऑफ 600 करोड़. तो जो मेंबर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं वो टिल 500 करोड़ की पेमेंट करने के लिए लाइबल हैं. बचा हुआ 100 करोड़ दे विल नॉट पे, बिकॉज उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स के एक्सटेंट तक होती है, उससे आगे नहीं होती. सो दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर कि उनको अपनी कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके वहां लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी है. अनदर वी आर हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसको अपने ऑनर से डिफरेंट माना जाता है. ये हमने अभी बात ही करी थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें आर्टिफिशियल पर्सन एंटर करता है. देन द नंबर ऑफ मेंबर्स, इसके मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 7 होते हैं और मैक्सिमम जो है टिल द नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं. देन रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, इसकी मैनेजमेंट जो है रिप्रेजेंटेटिव होती है, मतलब कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में मैनेजमेंट और ऑनर एक ही इंसान होता है, लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता. कंपनी की मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट होती है एज टू इट्स ऑनर्स अलग होते हैं और मैनेजमेंट डिफरेंट होती है, और मैनेजमेंट हर पॉसिबल वे करती है कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट में जाए और मार्केट में अच्छी लाइफ सस्टेन करे. देन इट इज नॉट अ सिटीजन. कंपनी को हमने आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा तो दे दिया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट इट इज नॉट अ सिटीजन. सिटीजन इन द सेंस कि कंपनी को हम पर्सन कह रहे हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कह रहे हैं, बट इट डज नॉट होल्ड एनी राइट टू वोट. राइट टू वोट नहीं है, क्योंकि सिटीजन के पास ही राइट टू वोट होता है. अगर एक पर्सन सिटीजन नहीं है, उसका कोई राइट टू वोट नहीं होता. देन प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ वाइंडिंग अप. कंपनीज की वाइंडिंग अप के लिए, क्लोजर के लिए प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होती है. ऐसे नहीं कि आपने कंपनी खोली, कल आपको मन किया आपने उसे बंद कर दिया. इट्स नॉट द केस. प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड मोड होता है, किस तरह से प्रोसीजर को कैरी आउट करना है, कि क्या क्या कंडीशंस में कंपनी वाइंड अप हो सकते हैं. कंपनी बहुत अच्छी चल रही हो तो कोई भी उसे वाइंड अप नहीं करना चाहेगा, लेकिन अगर उसमें कुछ लॉफुल अनलॉफुल चीजें एंटर कर रही हैं या कुछ भी ऐसा है जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर कर देता है. नहीं तो वो म्यूचुअल लेवल पे भी डिसाइड हो सकते हैं, या इंसॉल्वेंट हो जाए तब भी कंपनी बंद करनी पड़ जाती है. तो देयर आर लाइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ थिंग्स एंड वी आर गोइंग टू कवर these things in whole of our series.
नाउ इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, कि कॉर्पोरेट वेल होती क्या है बेसिकली, हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। एंड इसका थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन रहती है बट इट इज क्वाइट इजी टॉपिक। सो लेट्स टेक आउट व्हाट इज इट। सो बेसिकली कॉर्पोरेट वेल होती क्या है, हम सबसे पहले अगर बात करें कॉर्पोरेट वेल क्या होती है। ये जो यहाँ पे वेल हमें समझ आता है, वेल इज लाइक पर्दा टाइप्स, जैसे घूंघट टाइप कहते हैं, पर्दा कहते हैं, बहुत टाइम मतलब पुराने टाइम में पर्दा सिस्टम होता था, तो दैट इज नोन एज वेल, उसे बोलते हैं वेल। तो उन्होंने क्या बोला कि कॉर्पोरेट वेल क्या होती है, कंपनी की, इस पिक्चर से इट इज वेरी क्लियर, कॉरपोरेशन की या कंपनी की जो भी लाइबिलिटी है, मतलब बाहर जो जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको हमें जो भी पैसा देना है, दैट इज द कंपनी लाइबिलिटी। तो ये कंपनी की जो लाइबिलिटी है उसको शेयर होल्डर्स बच जाएंगे देने से इस कॉरपोरेट वेल की हेल्प से, क्योंकि कॉरपोरेट वेल की वजह से ही तो उसको लिमिटेड लाइबिलिटी का दर्जा मिला है, कि कॉरपोरेट लेवल में जो लॉसेस हुए उसके लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल नहीं है पे करने के लिए। तो दैट इज द केस ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो इसमें बेसिकली क्या था, ये कब बनी, कि हमारे पास एक केस था पास्ट में, दैट इज सैलोमॉन वर्सेस सैलोमॉन एंड कंपनी लिमिटेड, ये केस था। और इसी केस को हम स्टडी करते हैं इस कंसेप्ट में। तो इसमें क्या चीज थी कि एक कंपनी, मतलब वो बोलते हैं कि कंपनी जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो सैलोमन जो है वो शूज का ट्रेडर था जिसने कंपनी बनाई सैलोमन एंड को, राइट। और जिस कंपनी में उसकी वाइफ, उसकी डॉटर, उसके 4 बच्चे वर द मेंबर्स, 4 सन्स वर द मेंबर्स, राइट। तो उसने जो है अपना बिजनेस किया और उसके बाद जो बिजनेस जो है वो सेल आउट कर दिया एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, ठीक है। एंड इन कंसिडरेशन ऑफ विच द कंपनी अलॉटेड हिम अ लेसर अमाउंट, कि उससे कम अमाउंट ऑफ शेयर्स मिले और रिमेनिंग अमाउंट को उसे डिबेंचर्स मिले। से कि अगर उसकी कंपनी जो है वो 30 पाउंड्स की थी, 30,000 पाउंड्स की थी, तो उसे जो है 20,000 पाउंड्स के शेयर्स मिले एंड 10,000 पाउंड्स के उसे डिबेंचर्स मिले। तो कंपनी जो है उसके बाद कंपनी, मतलब जैसे उसने सेल आउट कर दी, तो जिस भी इंसान ने उसे कंपनी को लिया तो उस पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस बियर हो गए। अब उस कंपनी को वाइंड अप करने की बात आ गई। तो वाइंड अप करते टाइम जो कंपनी के असेट्स थे दैट वाज जस्ट 6,000 पाउंड्स, और उसकी लाइबिलिटीज जो थी वो 10,000 पाउंड्स के डिबेंचर प्लस 7,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे। मतलब लाइबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा थी, इट वाज अबाउट 17,000 पाउंड्स। तो क्रेडिटर्स ने क्लेम किया कि सैलमन एंड सैलमन को वर द सेम एंटिटी, तो अगर कंपनी पैसा नहीं दे रही तो सैलोमोन देगा, उन्होंने क्लेम किया ऐसा। और जो है उन्होंने बोला कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स जो हैं या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हैं, जो हमने अभी बात करी विच वर ऑफ 7,000 पाउंड्स, तो उनको जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए डिबेंचर होल्डर से, सैलोमन से खुद से, क्योंकि डिबेंचर होल्डर सैलोमन था। तो तब उन्होंने बोला कि, मतलब उस टाइम डिक्लेयर किया गया, वर्डिक्ट ये आई कि सैलोमन और सैलोमन एंड कंपनी दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो वहां से जो है उन्होंने वो कॉर्पोरेट वॉल वेल जो है वो लिफ्ट, वहां से जो है ये कॉर्पोरेट वेल की स्टार्टिंग हुई, कि शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स और कंपनी की लायबिलिटी का दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दीज आर क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। तो दैट वाज द केस, यू कैन कोट द केस एज वेल, इट वाज द वर्डिक्ट व्हिच वाज गिवन बाय द कोर्ट एट दैट टाइम, कि कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच में एक वेल होती है, और जिसकी वजह से उस कंपनी को उसके ऑनर से अलग माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है। और इन दोनों के डिफरेंस को ही, इन दोनों जो भी चीज इनको डिफरेंशिएट करती है या एक वेल बीच में आती है, दैट इज कॉमनली रेफर टू एज कॉर्पोरेट वेल। सो इट्स क्वाइट इजी थिंग, so you can have it in your exam as well. Now the turn comes for advantages, के क्या क्या फायदे हैं कंपनी के। सो द वेरी फर्स्ट इज एडिक्वेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल, कि हमें कंपनी में, हम छोटे लेवल पे अगर बिजनेस की बात करें तो हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, कंपनी में भी लिमिटेड होता है, बट अप टू मोर एक्सटेंट हमें जो है लार्जर कैपिटल के
हिसाब से हमें कंपनी खोलनी पड़ती है। अगर हमारे पास कैपिटल लिमिटेड है तो वी कैन गो फॉर पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, वी ऑलरेडी कवर्ड अप, इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस, किसी की डेथ से किसी के बर्थ से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अनलेस अंटिल कंपनी के साथ कुछ ना हुआ हो। शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, तो आपको जो है हर एक चीज जो है कंपनी को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिस्क इज डिफ्यूज्ड होता है, मतलब जो रिस्क है वो शेयर होल्डर्स के बीच में बंटता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑनर होगा तो सारा रिस्क उसके ही सिर जाएगा, नो। इट्स लाइक कि शेयर होल्डर्स मल्टीप्लिसिटी होते हैं, मल्टीपल होते हैं, बेसिकली इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। तो उन शेयर होल्डर्स में जो है वो चीजें रिस्क डिवाइड हो जाता है, जैसे प्रॉफिट डिवाइड होता है। और ये चीज तो हमने पढ़ी थी कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। देन कंपनी हैज कंपनी हैज अ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस रहता है कंपनी पे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में हेल्प करती है क्योंकि हमारे पास एक वाइड वैरायटी होती है, सिर्फ ये नहीं है कि सामान खरीदने से लेकर बेचने तक का काम हमें करना, नो। बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उससे ग्रोथ और एक्सपेंशन के भी चांसेस होते हैं और एडवांसमेंट आने के भी चांसेस होते हैं। देन स्टिमुलेट्स इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो हमारी कंपनीज हैं वो इंडस्ट्रियल रिसर्च को स्टिमुलेट करती हैं, एक दूसरे के बीच में कंपटीशन तैयार करती हैं। एंड इनिशिएट्स स्मॉल सेविंग्स, अब आपको मतलब शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आ गई है, तो लोग छोटी मोटी लेवल पे भी सेविंग्स कर सकते हैं और उससे ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। तो द कंपनी इज ऑल्सो हेल्पिंग अस इन दिस वे। Now the turn comes for disadvantages. So the very first is difficulty in formation. कंपनी को बनाना इज डिफिकल्ट क्योंकि आपको पहले एज अ प्रमोटर आपको आइडिया कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा, फिर उस आइडिया को जो है आपको अपने ग्राउंड्स पे लेके आना पड़ेगा, आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे और उस डॉक्यूमेंट्स को फिर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई होके वेरीफाई करेगा तो ही आप कंपनी बना सकते हैं, वरना नहीं। देन इट हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड बाय प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स भी फ्रॉड कर सकते हैं, तो उसी की वजह से एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है। देन लैक ऑफ सीक्रेसी, कि जो हमारी कंपनी है उसके ऑनर्स या उससे जुड़े हुए लोग नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोपराइटरशिप, तो सीक्रेसी की कमी होती है, मतलब जो सीक्रेट्स हैं वो बटे हुए होते हैं। देन एनकरेजमेंट टू मोनोपोली, अब इससे जो है मोनोपोली की एनकरेजमेंट हो सकती है कि सपोज अगर कोई फॉर्मूला है, सपोज जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस की मेडिसिन के लिए हर एक कंपनी वाज डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और अगर मान लो कि उन्होंने एक को फॉर्मूला मिल गया तो वही कंपनी जो है उसकी प्रोडक्शन करेगी, तो उस केस में मोनोपोली के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा होता है, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो बहुत सारे काम कैरी आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है मोनोपोली क्रिएट हो और अल्टीमेटली जो है जनता को भुगतना पड़ेगा विद द हाई प्राइजेस। देन इंक्रीज स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन वी नो, स्पेक्यूलेशन होता है अंदाज़ा लगाना टाइप्स, कि यू जस्ट check out कि what could happen, it is not sure it is going to happen or not, but you just make your assumptions कि what is going to happen next for share markets only। तो शेयर मार्केट से एसोसिएटेड होता है स्पेक्यूलेशन, तो वो कंपनी से अल्टीमेटली कंपनी से ही तो जुड़ा होता है, तो स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो स्पेक्यूलेशन हमने किया है वैसा ही हो, इट कैन डिफर। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, कंपनी से जुड़े होते हैं, और हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं तो उनका इंटरेस्ट अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स पे है, अपनी इनकम पे है, अपनी सैलरी पे है। अभी मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो ये होगा कि अच्छी कंपनी चले, जो है हमारी ग्रोथ होती जाए। शेयर होल्डर्स का होगा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। तो हर एक इंसान का अपने अपने लेवल पे अलग अलग इंटरेस्ट है, but ultimately they have to work for right organization interest। then delayed decision making, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑनर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनकी ना कोई भी डिसीजन लेना तो उनकी ना एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, एजीएम होती है, एंड दैट इज कंपल्सरी टू बी हेल्ड वंस ए ईयर, हो सकती है उससे ज़्यादा, बट मिनिमम साल में एक बार कंपनी को करनी पड़ती है। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग लेना हो तो वो सारे मेंबर्स की सिग्नेचर्स चाहिए उनको, कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी पास आउट करनी है, तो अगर इतने सारे
लोग हैं तो उनकी सबकी साइकोलॉजीज अलग अलग होंगी, उनका डिसीजन मेकिंग लेवल सबका अलग अलग होगा, तो सब में एग्री सब में नोट, सो दैट्स व्हाई इट डिलेज द डिसीजन मेकिंग कंटेंट एज वेल. देन वी आर हैविंग इज करप्शन. करप्शन बढ़ जाता है क्योंकि पैसा जो है एक्चुअली जिनका है उनको उसका यूज नहीं पता कैसे हो रहा है, क्योंकि वो यूज जो है वो मैनेजमेंट डाल रही है. तो मैनेजमेंट जो है अपनी जो है यूनियन बना के अलायंस बनाकर जो है अपना फायदा सोच सकती है, कंपनी को कहीं भी डुबा सकती है. देन एक्सेसिव लीगल इंटरफेरेंस. कंपनीज की सबसे पहली बात तो हमने बात ही करी कि बेस्ड दी लॉ पे होती है. अगर जो जो लॉज दिए होते हैं कंपनीज के अंडर तो वो सब चीज़ें फुलफिल करनी पड़ती हैं, हर प्रोविजन फुलफिल करना पड़ता है कंपनी को. अगर कोई भी प्रोविजन रह जाता है फुलफिल किए हुए से तो उस पे जो है स्टे लग जाता है, या गवर्नमेंट जो है या केस चल जाता है कंपनी से, जो अल्टीमेटली उसकी गुडविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है. तो excessive legal interference is also a disadvantage for the company. So that's it for the video. I hope you understood it well, and I'll be coming up with more such topics of the same series, that is company law. Till then, stay connected. Good luck.